राधे राधे। आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी कहानी बड़ी दीदी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। शरत चंद्र जब बर्मा में नौकरी करते थे, उसके बाद जब वह कलकत्ता आए तो अपनी कुछ रचनाएं अपने मित्र के पास छोड़ गए। उनके मित्र ने शरत को बिना बताए उनकी एक रचना बड़ी दीदी धारावाहिक रूप में प्रकाशित कर दी, जिसे अपार सफलता मिली। प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ उपन्यास बड़ी दीदी। इस धरती पर एक विशिष्ट प्रकार के लोग भी बसते हैं। यह फूस की आग की तरह होते हैं। वह झट से जल उठते हैं और फिर चटपट बुझ भी जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पीछे हर समय एक ऐसा व्यक्ति रहना चाहिए जो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके लिए फूस जुटा सके। जब गृहस्थ की कन्याएं मिट्टी का दीपक जलाते समय उसमें तेल और बाती डालती हैं, दीपक के साथ सलाई भी रख देती हैं। जब दीपक की लौ मध्यम होने लगती है, तब उस सलाई की बहुत आवश्यकता होती है। उससे बाती उकसानी पड़ती है। यदि वह छोटी सी सलाई न हो तो तेल और बाती के रहते हुए भी दीपक का जलते रहना असंभव है। सुरेंद्रनाथ का स्वभाव भी बहुत कुछ इसी प्रकार का है। उसमें बल, बुद्धि और आत्मविश्वास सभी कुछ है, लेकिन वह अकेला कोई काम पूरा नहीं कर सकता। जिस प्रकार वह उत्साह के साथ थोड़ा सा काम कर सकता है, उसी तरह बाकी का सारा काम अधूरा छोड़कर चुपचाप बैठ भी सकता है। और उस समय उसे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो अधूरे काम को पूरा करने की प्रेरणा दे। सुरेंद्र के पिता सुदूर पश्चिम में वकालत करते हैं। बंगाल के साथ उनका कोई अधिक संबंध नहीं है। वहीं पर सुरेंद्र ने 20 वर्ष की उम्र में एमए पास किया था। कुछ तो अपने गुणों से और कुछ अपनी विमाता के गुणों से। सुरेंद्र की विमाता ऐसे परिश्रम और लगन से उसके पीछे लगी रहती है कि अनेक अवसरों पर वह यह नहीं समझ पाता कि स्वयं उसका भी कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है या नहीं। सुरेंद्र नाम का कोई स्वतंत्र प्राणी संसार में रहता है या नहीं। विमाता की इच्छा ही मानव रूप धारण करके उससे सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, परीक्षाएं पास करना आदि सभी काम करा लेती है। यह विमाता अपनी संतान के प्रति बहुत कुछ उदासीन रहने पर भी सुरेंद्र के जितनी सतर्क रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसका थूकना, खखारना तक उसकी आंखों से छिप नहीं सकता। इस कर्तव्यपरायण नारी के शासन में रहकर सुरेंद्र ने पढ़ना लिखना तो सीख लिया, लेकिन आत्मनिर्भरता बिल्कुल नहीं सीखी। उसे अपने ऊपर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। उसे यह विश्वास नहीं कि वह किसी भी काम को कुशलता से पूरा कर सकता है। मुझे कब किस चीज़ की आवश्यकता होगी और कब मुझे क्या काम करना होगा, इसके लिए वह पूरी तरह विमाता पर निर्भर रहता है। कई बार वह ठीक ढंग से यह भी निश्चित नहीं कर पाता कि मुझे नींद आ रही है, भूख लग रही है। जब से उसने होश संभाला है, तब से अब तक के 15 वर्ष उसने विमाता पर निर्भर रहकर ही बिताए हैं। इसलिए विमाता को उसके लिए ढेर सारे काम करने पड़ते हैं। रात दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे तिरस्कार, उलाहने, डांट, फटकार और मुंह बिगाड़ने के कामों के साथ साथ परीक्षा में पास होने के लिए साल भर पहले से ही रात रात भर जगाए रखने के लिए उसे अपनी निद्रा सुख से हाथ धो लेना पड़ता है। भला अपने साउथ के लड़के के लिए कौन इतना करता है? मोहल्ले के टोले के लोग एक मुख से राय ग्रहणी की प्रशंसा करते हुए नहीं गाते हैं। सुरेंद्र के प्रति उसके आंतरिक प्रयास में नाम के लिए भी कमी नहीं होती। यदि तिरस्कार और लांछना सुनने के बाद सुरेंद्र की आंखें और चेहरा लाल हो जाता, तो गृहिणी उसे ज्वर आने का लक्षण समझकर 3 दिन तक साबूदाना खाने की व्यवस्था कर देती। मानसिक विकास और शिक्षा दीक्षा की प्रगति के प्रति उनकी दृष्टि और भी अधिक पैनी थी। सुरेंद्र के शरीर पर साफ सुथरे आधुनिक फैशन के कपड़े देखते ही वह साफ समझ लेती थी कि लड़का शौकीन बनने लगा है, बाबू बनकर रहना चाहता है। और उसी समय 2-3 सप्ताह के लिए सुरेंद्र के कपड़े के धोबी के घर जाने पर रोक लगा देती है। बस इसी तरह सुरेंद्र के दिन बीतते थे।
इस प्रकार स्नेहपूर्ण सतर्कता के बीच कभी कभी वह सोचने लगता कि शायद सभी लोगों के जीवन का प्रभात इसी प्रकार व्यतीत होता होगा। लेकिन बीच बीच में कभी कभी आसपास के लोग उसके पीछे पड़कर उसके दिमाग में कुछ और ही प्रकार के विचार भर देते थे। एक दिन यही हुआ। उसके मित्र ने आकर उसे परामर्श दिया कि अगर तुम्हारे जैसा बुद्धिमान लड़का इंग्लैंड चला जाए तो भविष्य में उसकी उन्नति की बहुत कुछ आशाएं हो सकती है और स्वदेश लौटकर वह अनेक लोगों पर अनेक प्रकार का उपकार कर सकता है। यह बात सुरेंद्र को कुछ बुरी मालूम नहीं हुई। वन में रहने वाले पक्षी की अपेक्षा पिंजड़े में रहने वाला पक्षी अधिक फड़फड़ाता है। सुरेंद्र की कल्पना की आंखों के आगे स्वाधीनता के प्रकाश से भरा स्वच्छंद वातावरण झिलमिलाने लगा और उसके पराधीन प्राण पागलों की तरह पिंजरे के चारों ओर फड़फड़ा कर घूमने लगे। उसने पिता के पास पहुंचकर निवेदन किया, चाहे जिस तरह हो मेरे इंग्लैंड जाने की व्यवस्था कर दी जाए। साथ ही उसने यह भी कह दिया कि इंग्लैंड जाने पर सभी प्रकार की उन्नति की आशा है। पिता ने उत्तर दिया, अच्छा सोचूंगा। लेकिन घर की मालकिन की इच्छा इसके बिल्कुल विरुद्ध थी। वह पिता और पुत्र के बीच आंधी की तरह पहुंच गई और इस तरह ठहाका मारकर हंस पड़ी कि वह दोनों सन्नाटे में आ गए। गृहिणी ने कहा, तो फिर मुझे भी विलायत भेज दो, वरना वहाँ सुरेंद्र को संभालेगा कौन, जो यह नहीं जानता कि कब क्या खाना है और कब क्या पहनना होता है। उसे अकेले विलायत भेज रहे हो। जिस तरह घर के घोड़े को विलायत भेजना है उसी तरह इसे भेजना है। घोड़े और बैल कम से कम इतना तो समझते हैं कि उसे भूख लगी है या नींद आ रही है, लेकिन तुम्हारा सुरेंद्र तो इतना भी नहीं समझता। इतना कहकर वह फिर हंस पड़ी। हास्य की अधिकता। एक राय महाशय बहुत ही शर्मिंदा हुए। सुरेंद्र ने समझ लिया कि इस अखंड तर्क के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। उसने विलायत जाने की आशा छोड़ दी। यह सुनकर उसके मित्र को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह विलायत जाने का कोई अन्य उपाय नहीं बता सका। हाँ, यह जरूर कहा, ऐसा पराधीन जीवन जीने की अपेक्षा भीख मांगकर जीना कहीं बेहतर है। और यह निश्चित है कि जो व्यक्ति इस तरह सम्मानपूर्वक हमें पास कर सकता है उसे अपना पेट पालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। घर जाकर सुरेंद्र इसी बात को सोचने लगा। उसने जितना ही सोचा उतना ही अपने मित्र की कथन की सच्चाई पर विश्वास हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि भीख मांग कर ही जिया जाए। सभी लोग तो विलायत जा नहीं सकते, लेकिन इस तरह जिंदगी और मौत के बीच रहकर भी तो उन्हें जीना नहीं पड़ता। एक दिन अंधेरी रात में वह घर से निकला और स्टेशन पहुंच गया और कलकत्ता का टिकट खरीदकर ट्रेन पर सवार हो गया। चलते समय उसने डाक द्वारा पिता के पास पत्र भेज दिया, मैं कुछ दिनों के लिए घर छोड़ रहा हूँ। खोजने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा और यदि मेरा पता भी चल गया तो मेरे घर लौटने की कोई संभावना नहीं है। राय महाशय ने गृहिणी को पत्र दिखाया और बोले, सुरेंद्र अब बड़ा हो गया है, पढ़ लिख चुका है, अब उसके पंख निकल आए हैं। अगर वह भी उड़कर न भागेगा तो कब भागेगा। फिर भी उन्होंने उसे तलाश किया। कलकत्ता में उनके जो मित्र परिचित थे उन्हें पत्र लिखे, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। सुरेंद्र का कोई पता नहीं चला। कलकत्ता की भीड़ और कोलाहल भरी सड़कों पर पहुंचकर सुरेंद्रनाथ घबरा गया। वह ना तो कोई डांटने फटकने वाला था, ना कोई रात दिन शासन करने वाला। मुंह सूख जाता तो कोई ना देखता और मुंह भारी हो जाता तो कोई ध्यान न देता। यहाँ अपने आप को स्वयं ही देखना पड़ता। यहाँ भिक्षा भी मिल जाती और करुणा के लिए स्थान भी है, आश्रय भी मिल जाता है, लेकिन प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यहाँ अपनी इच्छा से तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा। यहाँ आने पर उसे पहली शिक्षा यह मिली कि खाने की चेष्टा स्वयं करनी पड़ती है। आश्रय के लिए स्वयं ही स्थान खोजना पड़ता है। नींद तथा भूख में कुछ भेद है। उसे घर छोड़े कई दिन बीत गए थे। गली गली घूमते रहने के कारण शरीर एकदम कमज़ोर पड़ गया था। पास के रुपए भी खत्म हो चले थे। कपड़े मैले और फटने लगे थे। रात को सोने तक के लिए कहीं ठिकाना नहीं था। सुरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। घर को पत्र लिखने की इच्छा नहीं होती, लज्जा आती है और सबसे बढ़कर जब उसे
अपनी विमाता के स्नेहहीन कठोर चेहरे की याद आ जाती है तो घर जाने की इच्छा एकदम आकाश कुसुम बन जाती है। उसे इस बात को सोचते हुए डर लगता था कि वह कभी वहाँ था। एक दिन उसने अपने जैसे एक दरिद्र आदमी की ओर देखकर पूछा, क्यों भाई, तुम यहाँ खाते किस तरह हो? वह आदमी भी कुछ मूर्ख सा ही था, वरना सुरेंद्र की हंसी न उड़ाता। उसने कहा, नौकरी करके कमाते खाते हैं, कोलकाता में रोजगार की क्या कमी है? सुरेंद्र ने पूछा, मुझे भी कोई नौकरी दिलवा सकते हो? उसने पूछा, तुम क्या जानते हो? सुरेंद्रनाथ, कोई भी काम नहीं जानता, इसलिए चुप रहकर कुछ सोचने लगा। तुम भले घर के लड़के हो। सुरेंद्रनाथ ने सिर हिला दिया। तो लिखना पढ़ना क्यों नहीं सीखा? सीखा है, उस आदमी ने कुछ सोच कर कहा। तो फिर उस बड़े मकान में चले जाओ, उसमें एक बहुत बड़े जमींदार रहते हैं, वहाँ कुछ न कुछ इंतजाम कर देंगे। यह कहकर वह चला गया। सुरेंद्रनाथ वहीं खड़ा रह गया। फाटक के पास गया, कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर जरा पीछे हटकर एक बार फिर आगे बढ़ा और फिर पीछे हटा। उस दिन कुछ भी न हुआ। दूसरा दिन भी इसी तरह बीत गया। 2 दिन में साहस संजोकर उसने किसी तरह फाटक में कदम रखा। सामने एक नौकर खड़ा था। उसने पूछा, क्या चाहते हो बाबू साहब? बाबू साहब घर पर नहीं हैं। सुरेंद्रनाथ का चेहरा खुशी से चमक उठा। एक बहुत ही मुश्किल काम से छुट्टी मिली। बाबू साहब घर पर नहीं है। नौकरी की बात, दुख की कहानी नहीं कहनी पड़ी, यही उसकी खुशी का कारण था। दूने उत्साह से लौटकर उसने दुकान पर भरपेट भोजन किया। थोड़ी देर तक बड़ी प्रसन्नता से वह इधर उधर घूमता रहा और मन ही मन सोचता रहा, कल किस प्रकार बातचीत करने पर मेरा कुछ ठिकाना बन जाएगा। लेकिन दूसरे दिन वह उत्साह नहीं रहा। जैसे जैसे उस मकान के निकट पहुंचता गया, वैसे वैसे उसके लौट चलने की इच्छा बढ़ती गई। फिर जब वह फाटक के पास पहुंचा तो पूरी तरह हतोत्साहित हो गया। उसके पैर अब किसी तरह अंदर की ओर बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। किसी भी तरह वह यह नहीं सोच पा रहा था कि आज वह स्वयं अपने लिए ही यहाँ आया है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ठेल कर उसे यहाँ भेज दिया है। लेकिन आज वह दरवाजे पर खड़ा रहकर और अधिक अपेक्षा नहीं करेगा, इसलिए अंदर चला गया। फिर उसी नौकर से भेंट हुई। उसने कहा, बाबू साहब घर पर हैं, आप उनसे भेंट करेंगे? हाँ, अच्छा, तो चलिए। लेकिन यह और भी कठिनाई हुई। जमींदार साहब का मकान बहुत बड़ा है, बड़े सलीके से साहबी ढंग से साजो सामान सजे हुए हैं। कमरे पर कमरे, संगमरमर की सीढ़ियाँ, हर कमरे में झाड़ फानूस और उन पर सुर्ख कपड़े के गिलाफ शोभा पा रहे हैं। दीवारों पर लगे हुए बड़े बड़े शीशे, न जाने कितने चित्र और फोटोग्राफ दूसरों के लिए। यह सब चीज़ें चाहे जैसे हो, लेकिन सुरेंद्र के लिए नई नहीं थी, क्योंकि उसके पिता के घर भी कोई निर्धन की कुटिया नहीं है। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन वह दरिद्र पिता के आश्रय में पलकर इतना बड़ा नहीं हुआ है। सुरेंद्र सोच रहा था कि उस आदमी की बात, जिसके साथ भेंट कराने के लिए और जिससे प्रार्थना करने के लिए वह जा रहा है, वह क्या प्रश्न करेंगे और मैं क्या उत्तर दूंगा। लेकिन इतनी बात सोचने का समय नहीं मिला। मालिक सामने बैठे थे। सुरेंद्रनाथ ने बोले, क्या काम है? आज 3 दिन से सुरेंद्र यही बात सोच रहा था, लेकिन इस समय वह सारी बातें भूल गया। बोला, मैं बज्रनाथ लाहड़ी पूर्व बंगला के जमींदार हैं। उनके सिर के 2-4 बाल भी पक गए हैं, और वह बाल समय से पहले नहीं बल्कि ठीक उम्र में ही पके हैं। बड़े आदमी हैं, इसलिए उन्होंने फौरन सुरेंद्रनाथ के आने का उद्देश्य समझ लिया और पूछा, क्या चाहते हो? मुझे क्या कोई नौकरी मिल सकती है? ब्रजराज बाबू ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, यह तुमसे किसने कहा कि मैं नौकरी दे सकता हूँ? रास्ते में एक आदमी से भेंट हुई थी, मैंने उससे पूछा था और उसने आपके बारे में बताया था। अच्छी बात है। तुम्हारा मकान कहाँ है? पश्चिम में। वहाँ तुम्हारे कौन हैं? सुरेंद्र ने सब कुछ बता दिया। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वर्तमान स्थिति में सुरेंद्र ने एक नया ढंग सीख लिया था। अटक अटक बोला, मामूली नौकरी करते हैं, लेकिन क्योंकि उससे काम नहीं चलता, इसीलिए। तुम भी कमाना चाहते हो? जी हाँ,
यहाँ कहाँ रहते हो? कोई जगह निश्चित नहीं है, जहाँ तहाँ रह लेता हूँ। ब्रज बाबू को दया आ गई। सुरेंद्र को बैठाकर उन्होंने कहा, तुम अभी बच्चे हो, इस उम्र में तुम घर छोड़ने को विवश हुए तो यह जानकर दुख होता है। हालांकि मैं तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन कुछ ऐसा उपाय कर सकता हूँ तुम्हारी कुछ व्यवस्था हो जाए। अच्छा, सुरेंद्र जाने लगा। उसे जाते देख ब्रिज बाबू ने उसे फिर बुलाकर कहा, तुम्हें और कुछ नहीं पूछना है? जी नहीं, बस इतने से तुम्हारा काम हो गया। तुमने यहाँ तक जानने की समझने की ज़रूरत नहीं समझी कि तुम्हारे लिए क्या उपाय कर सकता हूँ। सुरेंद्र सकपकाया सा लौटकर खड़ा हो गया। ब्रज बाबू ने हंसते हुए पूछा, अब कहाँ जाओगे? किसी दुकान पर, वहीं भोजन करोगे? हाँ, रोज़ाना ऐसा ही करता हूँ। तुमने लिखना पढ़ना कहाँ तक सीखा है? यूँ ही थोड़ा सा सीखा है। मेरे लड़कों को पढ़ा सकते हो? सुरेंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, पढ़ा सकता हूँ। ब्रज बाबू फिर हंस पड़े। उन्होंने समझ लिया कि दुख और गरीबी के कारण इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, क्योंकि बिना यह समझे कि किसे पढ़ाना होगा और क्या पढ़ाना होगा, इस प्रकार पसंद हो उठना उन्हें पूरा पागलपन ही जान पड़ा। उन्होंने कहा, अगर मैं कहूँ कि वह बीए में पढ़ता है तो तुम किस तरह पढ़ा सकोगे? सुरेंद्र कुछ गंभीर हो गया। सोचकर बोला, किसी तरह काम चला लूँगा। ब्रज बाबू ने और कुछ नहीं कहा। नौकर को बुलाकर बोले, बंधु, इनके रहने के लिए एक जगह के इंतजाम कर दो और भोजन आदि की व्यवस्था भी कर दो। फिर वह सुरेंद्र की ओर देखकर बोले, संध्या के बाद मैं तुम्हें बुलवा लूँगा। तुम मेरे मकान में ही रहो। जब तक किसी नौकरी का इंतजाम न हो तब तक तुम मज़े में यहाँ रह सकते हो। दोपहर को जब ब्रज बाबू भोजन करने गए तो उन्होंने अपनी बड़ी लड़की माधवी को बुलाकर कहा, बेटी, एक गरीब आदमी को घर में रहने के लिए जगह दे दी है। वह कौन है बाबूजी? गरीब आदमी है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। लिखना पढ़ना शायद कुछ जानता है, क्योंकि जब तुम्हारे बड़े भाई को पढ़ाने के लिए कहा तो वह राजी हो गया। जो बीए क्लास को पढ़ाने का साहस कर सकता है वह कम से कम तुम्हारी छोटी बहन को तो ज़रूर ही पढ़ा सकेगा। मैं सोचता हूँ प्रमीला को ही पढ़ाया करे। माधवी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। संध्या के बाद ब्रज बाबू ने उसे बुलाकर यही बात कह दी। दूसरे दिन से सुरेंद्रनाथ प्रमीला को पढ़ाने लगा। प्रमीला की उम्र 7 वर्ष की है। वह बोधोदय पढ़ती है। अपनी बड़ी दीदी माधवी से अंग्रेजी की पहली पुस्तक की कहानी तक पढ़ी थी। वह कॉपी, पुस्तक, स्लेट, पेंसिल, तस्वीर ले जाकर बैठ गई। डू नॉट मूव, सुरेंद्र ने कहा। डू नॉट मूव यानी हिलो मत। प्रमीला पढ़ने लगी, डू नॉट मूव, हिलो मत। इसके बाद सुरेंद्रनाथ ने उसकी ओर ध्यान दे स्लेट खींच ली और पेंसिल लेकर उस पर कुछ अंक लिखने लगा। प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। घड़ी में 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9 बजने लगे। प्रमीला कभी इस करवट और कभी उस करवट होकर किताबों की तस्वीर वाले पन्ने पलट कभी लेट जाती, कभी उठकर बैठ जाती, कभी मुंह में ले जाकर चूसने लगती, कभी बेचारे मेंढक के सारे शरीर पर स्याही पोत देती। पढ़ती, डू नॉट मूव, हिलो मत। मास्टर साहब, हम अंदर आए? आओ। उसका सुबह का समय इसी प्रकार बीत जाता। लेकिन दोपहर का काम कुछ इस तरह था कि ब्रज बाबू ने दया करके सुरेंद्रनाथ की नौकरी का प्रबंध करने के लिए कुछ भले लोगों के नाम पत्र लिख दिए थे। सुरेंद्रनाथ उन पत्रों को जेब में रखकर घर से निकल पड़ता। पता लगाकर उन लोगों के मकानों के सामने पहुंच जाता और देखता कि मकान कितना बड़ा है, उसमें कितने दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं, बाहर की ओर कितने कमरे हैं, मकान 2 मंजिला है या 3 मंजिला, सामने कोई रोशनी का खंभा है या नहीं, आदि आदि। इसके बाद संध्या होने से पहले ही घर लौट आता। कलकत्ता आने पर सुरेंद्रनाथ ने कुछ पुस्तकें खरीदी थी। उनके अलावा कुछ पुस्तकें घर से भी ले आया था। गैस की रोशनी में बैठकर वह उन्हीं पुस्तकों को पढ़ता रहता। ब्रिज बाबू अगर कभी उसे काम धंधे की बात पूछते तो या तो वह चुप रह जाता या कह दिया करता कि उन सज्जन से भेंट नहीं हुई। लगभग 4 वर्ष हुए ब्रिज बाबू की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। बुढ़ापे के पत्नी वियोग का दुख बूढ़े ही समझ सकते हैं,
लेकिन इस बात को जाने दीजिए, उनकी लाडली बेटी ईश्वर 16 की उम्र में अपना पति गंवा बैठी है और इसे बृजराज बाबू के बदन का आधा लहू सूख गया है। उन्होंने बड़े शौक से और धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह किया था। वह स्वयं धन संपन्न थे, इसलिए उन्होंने धन की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। लड़के पास धन संपत्ति है नहीं, इसकी खोज नहीं की, केवल यह देखा कि लड़का लिख पढ़ रहा है, सुंदर है, सुशील है, सीधा सादा है। बस यही देखकर उन्होंने माधवी का विवाह कर दिया। अभी आप सुन रहे थे बड़ी दीदी उपन्यास का भाग 1। अगली कहानी के लिए फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे। धन्यवाद।